रियल लाइफ थ्रिलर हॉरर सस्पेंस स्टोरी अनजान कातिल। चैप्टर 1 घोर पाप। नहीं नहीं, उसे छोड़ दीजिए। भोलेराम की आवाज कांप रही थी। हाथ जोड़े हुए थे, आंखों में डर और विनती एक साथ तैर रहे थे। मूर्ख गडरिये, नागेश गर्जा। उसकी आवाज में जहर था। तुझे कहा था मैंने, पूरा पैसा टाइम पर दे देना। नागेश और उसका भाई परवेश दोनों ने एक साथ नजर घुमाई। वो 16 वर्ष की लड़की साधारण ग्रामीण कपड़ों में लिपटी, डरी हुई, सिमटी हुई, पर उनकी गंदी आंखों के लिए वो सिर्फ एक शिकार थी। उनकी निगाहें उसके जिस्म के हर हिस्से को नाप रही थी, निर्लज, क्रूर और वासना से भरी। चल, इस बार का ब्याज माफ समझ, नागेश ने ठहाका लगाते हुए कहा और भोलेराम को पैर से जोरदार लात मारी। अगले ही पल नागेश और परवेश ने उस बच्ची को बेरहमी से गोद में उठाया। वो चीख भी नहीं पाई। 4 लठैत हथियारों के साथ उनके पीछे पीछे बढ़ चले। साहब, मेरी बिन मां की बच्ची को छोड़ दीजिए। भोलेराम बदहवास होकर उनके पीछे दौड़ा। पैर लड़खड़ा रहे थे, सांस टूट रही थी, पर वो फिर भी गिड़गिड़ाता रहा। मेरी बच्ची को छोड़ दो साहब, 1-2 दिन में वापस भेज देंगे। उस लड़की को अपने कंधे पर लटकाए हुए परवेश चिल्लाया। फिर उसे बेरहमी से जीप में धकेल दिया गया। चारों जीपें एक एक करके चली। धूल का एक घना गुबार उठा और भोलेराम वहीं खड़ा रह गया। बस धूल और सन्नाटा। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। ये पैसे उसने अपनी पत्नी के इलाज के लिए उधार लिए थे, जो अब इस दुनिया में नहीं थी। और आज उसने सिर्फ अपनी बेटी नहीं खोई थी, उसने सब कुछ खो दिया था। उसके जीवन का सबसे अंधेरा दिन यहीं से शुरू हुआ था। उस रात भैरवपुर की सबसे आलीशान हवेली अस्वाभाविक रूप से रोशन थी। दियों और झूमर की रोशनी दीवारों पर कांप रही थी, जैसे पत्थर भी उस रात की गवाही देने से डर रहे हों। हॉल के बीचों बीच वो 16 वर्षीय बालिका पूर्णतः नग्न खड़ी थी। चेहरे पर भय नहीं था, बस एक अजीब सी शांति, जैसे सब कुछ भीतर कहीं जम चुका हो। नागेश और परवेश सामने बैठे थे, आंखों में नशा, आवाज में सत्ता। 4 लठैत दीवारों से टिके खड़े थे, खामोश, पर उनकी नजरें बोल रही थी। अगर तूने हमें खुश कर दिया, परवेश ने लड़खड़ाती जुबान से कहा, तो हो सकता है तेरे बाप का कर्ज यहीं खत्म हो जाए। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस उन 6 चेहरों को एक एक करके ध्यान से देखा, मानो किसी अनदेखे बही खाते में हर नाम, हर चेहरा दर्ज कर रही हो। घूर क्या रही है, नाच, नागेश की आवाज गूंजी। जो कहा जा रहा है वो चुपचाप कर, परवेश चीखा। वो जैसे किसी गहरे विचार से बाहर आई। कमरे में संगीत बजा, लेकिन उस धुन में कोई रस नहीं था, बस डर की धड़कन थी। परवेश हंसा। उसकी हंसी दीवारों से टकराकर और गंदी हो गई। उसने शायद दारू कुछ ज्यादा ही पी ली थी। वो लड़की उन 6 राक्षसों को देखे जा रही थी। वो कुछ बोल नहीं रही थी, बस उस दर्द को अपने अंदर समेट रही थी। शायद वो अपने आप से ये वादा कर रही हो कि उसका भी समय आएगा और ये 6 पापी अपने पाप का दंड भोगेंगे। घूर क्या रही है, नाच, नागेश चीखा। वो लड़की अपने विचारों से बाहर आई और नाचने लगी। थोड़ी देर बाद परवेश ने कहा, चल लड़की, नाच गाना बहुत हो गया। अब समय आ गया है कि तुझे लड़की से औरत बना दिया जाए। उसने उसे अपनी ओर खींचा और फिर एक झटके में नागेश की ओर धकेल दिया। बड़े भाई, आप ओपनिंग कीजिए। नागेश मुस्कुराया। उसने लड़की को उसकी गर्दन से पकड़ रखा था। वो उसे देख रहा था, परंतु उस लड़की के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। शायद एक ऐसी खामोशी जिसे वो लोग समझ ही नहीं पा रहे थे।
वो लड़की उनके हर कृत्य को नोट कर रही थी और शायद उसका मौन इन पापियों के दंड की सीमा तय कर रहा था। एक पल के लिए नागेश झिझका। उसने उस लड़की को कसकर तमाचा मारा। आंखें नीची कर। उस लड़की ने अपनी आंखें नीची कर ली। नागेश ने अपने वस्त्र खोल दिए और जितनी बेदर्दी से हो सकता था उस लड़की का मान मर्दन किया। परवेश ने उस पूरे सीन का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और उसे एडल्ट वेबसाइट पर पोस्ट भी कर दिया था। परवेश उस लड़की का, जो इस वक्त नागेश द्वारा रौंदी जा रही थी, देखते हुए बोला, तेरा वीडियो वायरल हो जाएगा, बाद में तू खुद भी अपना परफॉर्मेंस देख लेना। नागेश के बाद परवेश ने भी उस लड़की के साथ अपनी हवस बुझा ली। जब परवेश उस कुकृत्य को करने में लीन था, तब नागेश अपने उन लठैत को देखते हुए बोलता है, तुम लोगों को मजे लेने हो तो ले लेना और फिर इसे इसके बाप के पास छोड़ देना। चारों वासना भरी नजर से उसे देखते हैं और हामी में सर हिला देते हैं। दरवाजे बंद हो जाते हैं। संगीत तेज हो जाता है। जहां दियों की लौ अचानक कांप उठती है। रात लंबी थी, बहुत लंबी। एक एक कर उन 4 लठैत लोगों ने उस लड़की का शोषण किया और वो लड़की इस शोषण से अधमरी हो चुकी थी। सुबह हो चुकी थी। आसमान में हल्की सी उजास फैल रही थी, जैसे रात अपने अपराध छुपाकर चुपचाप पीछे हट रही हो। चारों लठैत लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकले। नशा अभी उतरा नहीं था। आंखें लाल थी, आवाजें भारी। उन्होंने उस लड़की को जीप में बैठाया। वो बेहद कमजोर थी, सिर झुका हुआ, सांसें उथली हुई। एक ने बेमन से कहा, चल यार, इसे इसके बाप के पास छोड़ आते हैं। जीप कच्चे रास्ते पर बढ़ चली। पहिए धूल उड़ाते रहे। ड्राइवर का हाथ कांप रहा था। स्टीयरिंग पर पकड़ ढीली थी। उन्होंने उसे हल्के में ले लिया था। उन्हें नहीं पता था कि उस खामोशी के भीतर अब भी चेतना बाकी है। जीप जैसे ही मोड़ पर पहुंची, लड़की ने आखिरी ताकत समेटी और अचानक स्टीयरिंग पर झपट पड़ी। अरे, ये क्या कर रही हो? एक चीख गूंजी। ब्रेक दबे, पर बहुत देर हो चुकी थी। जीप का संतुलन बिगड़ा। लोहा चीखा और अगले ही पल वाहन सीधे खाई में जा गिरा। एक तेज आवाज और फिर पूर्ण सन्नाटा। नीचे गहरी खाई में धुआं उठ रहा था। कोई हलचल नहीं थी और वो लड़की अब नहीं रही, लेकिन वो अपने साथ उन चारों जालिमों को भी ले जा चुकी थी। भैरवपुर में लोग कहते हैं कि उस सुबह सिर्फ 4 जाने नहीं गई थी। उस सुबह एक श्राप जन्मा था और नागेश परवेश के लिए वो सिर्फ एक शुरुआत थी। कुछ हिसाब मरकर भी पूरे किए जाते हैं। चैप्टर 2, भैरवपुर की हवेली। उस घटना को 15 वर्ष बीत चुके थे। भैरवपुर अब बहुत पीछे छूट चुका था, या यूं कहें, उसे पीछे छोड़ देने की नाकाम कोशिश की गई थी। नागेश और परवेश दोनों ही भैरवपुर छोड़ चुके थे। हवेली, जमीन, गांव सब स्मृतियों में दफन कर दिए गए थे। समय बीता, जिंदगी आगे बढ़ी। नागेश को अपनी पत्नी से एक पुत्र हुआ, आर्यन। परवेश की गोद में आई एक पुत्री, नीतू। दिल्ली के एक आलीशान अपार्टमेंट में आज दोनों भाई आमने सामने बैठे थे। शीशे की दीवारों के बाहर शहर अपनी रफ्तार में दौड़ रहा था। परवेश ने चुप्पी तोड़ी। भैया, क्या भैरवपुर की हवेली बेचने का फैसला सही है? नागेश ने बिना हिचक उत्तर दिया। हाँ परवेश, हमारा बिजनेस अब उस मोड़ पर है जहां अगर हम ये 50 करोड़ का निवेश कर दें तो कंपनी का वैल्यूएशन 500 करोड़ से ऊपर चला जाएगा। परवेश कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, लेकिन भैया, हमारे पूर्वज नाराज नहीं हो जाएंगे? जमींदार अपनी जमीन ऐसे नहीं बेचते।
नागेश ने कुर्सी से टिकते हुए कहा, मुझे पता है, पर उस हवेली का हमें खरीदार मिल चुका है और अगर ये पैसा अभी बिजनेस में लगा दिया तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। परवेश ने हल्की सी सांस छोड़ी। ठीक है भैया, बस मुझे कुछ अजीब लगा, इतनी आलीशान हवेली, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। नागेश ने बात वहीं खत्म कर दी। फिर अचानक उसने मुस्कुराकर कहा, एक काम करते हैं, इस बार भैरवपुर फैमिली आउटिंग पर चलते हैं। परवेश चौंक गया। मतलब ये कि सिर्फ तू और मैं ही नहीं, मालती, आरती और बच्चे, नीतू और आर्यन सब साथ में चलेंगे। परवेश की आंखों में एक क्षण के लिए चमक आई। हाँ भैया, इन लोगों ने तो हमारी हवेली कभी देखी ही नहीं। अच्छा है, हवेली बेचने से पहले ये सब एक बार देख लेंगे। तो बस, नागेश बोला, प्लान बना लो। योजना तो बन गई, लेकिन नियति की योजनाएं अक्सर इंसानों की समझ से कहीं आगे होती है। कोई नहीं जानता था कि वो परिवार वहां छुट्टियां मनाने जा रहा था या उस श्राप को पूरा करने जो 15 वर्ष पहले एक 16 वर्षीय लड़की ने दिया था। भैरवपुर में एक बूढ़ा आदमी आज भी दरवाजे की ओर देखता था। भोले राम। आज भी उसे यकीन था कि उसकी बेटी लौटेगी। नागेश और परवेश ने वादा किया था कि बेटी को 1-2 दिन में वापस भेज देंगे। शायद उस बूढ़े पिता की उम्मीद और उस लड़की का मौन श्राप दोनों मिलकर इस परिवार को फिर उस हवेली की ओर खींच रहे थे, जहां शायद उन्हें कभी नहीं जाना चाहिए था। चैप्टर 3, जंगली भालू। सुबह की धूप अभी नरम ही थी जब फॉर्च्यूनर भैरवपुर की ओर बढ़ चली। कार के भीतर एक अजीब सी हलचल थी, बच्चों की उत्सुक आवाजें और बड़ों की बनावटी सहजता। आर्यन खिड़की से बाहर देख रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उसने अचानक पेट पकड़ लिया। पापा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। नागेश ने तुरंत अपनी गाड़ी की स्पीड स्लो कर ली। शायद भूख लगी होगी, मालती ने कहा। आगे ढाबा दिख रहा है। हाईवे के किनारे एक पुराना सा रेस्टोरेंट था। लकड़ी की कुर्सियां, गरम भाप उड़ाता खाना और दीवारों पर धुंधले कैलेंडर। सब लोग ढाबे में अंदर जाकर बैठ गए। गरम रोटियां, दाल और सब्जी, खाने की गर्माहट ने थोड़ा सुकून दिया। आर्यन का दर्द भी कुछ कम होने लगा था। हम दोनों बाहर खेल के आते हैं, नीतू ने कहा, और दोनों बच्चे हंसते हुए पीछे की खुली जमीन की ओर भाग गए। वहां एक पुराना शेड था, टूटे खंबे, झाड़ियों से घिरी जमीन और एक जंग लगा दरवाजा। नीतू ने उत्सुकता में दरवाजे को छुआ और उसी क्षण एक तेज गुर्राहट और झाड़ियों के भीतर कुछ हिला और अगले ही पल एक जंगली भालू बेतहाशा बाहर निकला, जिसकी आंखों में पागलपन और मुंह से झाग निकल रहा था। आर्यन! नीतू चीखी। दोनों बच्चे भागे, लेकिन जानवर तेज था। एक झपट्टा और आर्यन जमीन पर गिर पड़ा। नीतू की चीख रेस्टोरेंट तक पहुंच गई थी। नागेश और परवेश कुर्सियां उलटते हुए बाहर भागे। सब कुछ सेकंड्स में हुआ। नागेश ने गाड़ी से अपनी बंदूक निकाली और परवेश ने बिना सोचे समझे भालू का ध्यान अपनी ओर खींचा। एक और झपट्टा। इस बार भालू का शिकार परवेश होने वाला था और शायद भालू परवेश को गंभीर रूप से घायल कर भी देता, परंतु तभी गोली की तेज आवाज आई। भालू लड़खड़ाया, फिर दूसरी गोली चली और वो वहीं ढेर हो गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। आर्यन जमीन पर पड़ा था। सांसें चल रही थी, पर चेहरा सफेद पड़ चुका था। मालती और आरती रोते हुए उसके पास पहुंची। जिंदा है आर्यन, जिंदा है। नागेश ने राहत की सांस ली। परवेश ने पीछे मुड़कर देखा। एक शेड का दरवाजा खुला हुआ था और रस्सी खुली हुई थी। जानवर यूं ही नहीं छूटा था, किसी ने तो उसे खोला था।
नागेश और परवेश की निगाहें एक पल के लिए मिली। भैरवपुर अब दूर नहीं था और संकेत अब साफ होने लगे थे। वो सिर्फ हवेली देखने नहीं जा रहे थे, अपितु नियति उनका इंतजार कर रही थी। चैप्टर 4 पुराना पाप। परवेश और नागेश हवेली पहुंच चुके थे। औरतें और बच्चे अपने अपने कमरों में थे। हवेली के लंबे गलियारों में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। नागेश ने धीमे स्वर में कहा, मुझे अब भी लगता है कि हमें जानबूझकर उस रेस्टोरेंट पर रुकवाया गया था और वो भालू हमारे बच्चों पर छोड़ा गया था। परवेश के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी उभर आई। हाँ भैया, आर्यन को अचानक पेट में दर्द होना और फिर नीतू और आर्यन पर हमला, सब कुछ एक संयोग जैसा नहीं लगता। नागेश ने उसकी ओर देखा। परवेश, तुम शायद गलत दिशा में सोच रहे हो। परवेश चौंक गया। क्या मतलब है आपका भैया? मैं कुछ समझा नहीं। नागेश ने गहरी सांस ली। वो भालू शायद तुम्हें मारने के लिए छोड़ा गया था। क्या? परवेश की आवाज फुसफुसाहट बन गई। हाँ, ध्यान दो, जैसे ही तुम उसके सामने आए उसका पूरा हमला तुम्हारी ओर मुड़ गया था, जबकि आर्यन जमीन पर गिरा हुआ था। उसके लिए वो आसान शिकार था। परवेश ने बात पूरी की, लेकिन उसने आर्यन को छोड़ दिया। नागेश को अपने बेटे के साथ हुआ हादसा भीतर तक चुभ रहा था। फिर भी वो इस निष्कर्ष से इनकार नहीं कर सकता था कि भालू का टारगेट परवेश था। वो आर्यन को आसानी से मार सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। ये कैसे संभव है? परवेश बुदबुदाया। दोनों इसी विचार में खोए हुए थे कि भालू ने आर्यन या नीतू को नुकसान पहुंचाने की बजाय परवेश को अपना शिकार क्यों चुना। तभी अचानक से हवेली के भीतर से तेज शोर उठा। ये आवाज? परवेश बोला। दोनों भाई दौड़ पड़े। जिस कमरे से शोर आ रहा था वहां पहुंचते ही उनके होश उड़ गए थे। वहां भोले राम खड़ा था। उसके दोनों हाथों में एक तरफ नीतू और दूसरी तरफ आर्यन था। उसकी आंखें पागलपन से भरी थी और मुंह से एक ही शब्द निकल रहा था, बेटी, मेरी बेटी। भोले राम! परवेश चीखा। ये क्या कर रहा है? बच्चों को उनकी मां के पास छोड़। नीतू 11 वर्ष की नन्ही बच्ची धीरे से भोलेराम के दाएं हाथ पर हाथ रखती है। उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। फिर वो आर्यन को भी छोड़ देता है। दोनों बच्चे भागकर मालती और आरती से लिपट जाते हैं। नागेश आगे बढ़ता है और भोलेराम को जोरदार तमाचा मारता है। 60 वर्ष का बूढ़ा जमीन पर गिर पड़ता है। बच्चे कांप जाते हैं। वे ऐसे दृश्य के आदी नहीं थे। तू यहाँ कैसे आया और बच्चों के कमरे में कैसे घुसा? नागेश गरजा। भोलेराम जमीन से उठते हुए बोला, मैं अपनी लड़की को लेने आया था साहिब। तू पागल है? नागेश चीखा। वो 15 साल पहले एक हादसे में मर गई थी। भोलेराम ने सीधी नजर से देखा। आपने वादा किया था साहिब कि आप लोग 1-2 दिन में मेरी बेटी को लौटा देंगे। बिल्कुल चुप! परवेश चिल्लाया। यहां से निकल जा, नहीं तो तुझे भी तेरी बेटी के पास पहुंचा दूंगा। तभी 2 सिक्योरिटी गार्ड्स दौड़ते हुए आए। तुम लोग क्या सो रहे थे? कोई भी हवेली में घुस आया, इसे बाहर निकालो। नागेश उन पर गरजा। जी साहिब। गार्ड्स ने भोलेराम को पकड़ लिया। बाहर ले जाते समय वो बार बार मुड़कर नीतू और आर्यन को देखता रहा। वो दोनों बच्चे सहमे हुए थे। दरवाजा बंद हो गया। हवेली फिर से खामोश हो गई थी। रात को जब आर्यन सो चुका था और मालती नागेश के पास बैठी थी, उसने धीमे स्वर में कहा, आपको पता है कि भोलेराम बच्चों को मोबाइल पर क्या दिखा रहा था? नागेश चौंक गया। मोबाइल? उसके पास मोबाइल है? नहीं,
मेरे मोबाइल को न जाने उसने कैसे खोल लिया था। मालती ने नागेश को अपने मोबाइल की स्क्रीन पर कुछ दिखाया। नागेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। 15 साल पुराना वो वीडियो जिसे परवेश ने ही एक वेबसाइट पर पोस्ट किया था, वही अंधेरा सच जो वो भूलने की कोशिश कर रहा था। तो मतलब, नागेश की आवाज टूट गई, वो हमसे बदला ले रहा है? मालती की आंखों में आंसू थे। मैं कल सुबह आर्यन को लेकर दिल्ली जा रही हूं। प्लीज मालती, ऐसा मत करो। नहीं, वो दृढ़ स्वर में बोली। मैं एक ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकती जिसके काले अतीत का साया मेरे बच्चे तक पहुंच गया हो। वो आर्यन के पास जाकर लेट गई। नागेश अकेला बैठा रह गया। 15 साल पहले किया गया पाप अब दरवाजा खटखटा रहा था और इस बार भागने की कोई जगह नहीं थी। चैप्टर 5, पहला बदला। सुबह के 7 बज रहे थे। हवेली के भीतर घड़ी की टिक टिक असहनीय लग रही थी। परवेश, नागेश, आरती और नीतू चारों के चेहरे पर घबराहट साफ थी। मालती बिना किसी को बताए आर्यन को साथ लेकर फॉर्च्यूनर खुद ड्राइव करते हुए कब दिल्ली की ओर निकल गई, किसी को पता ही नहीं चला। उसका मोबाइल लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। कुछ ठीक नहीं लग रहा, आरती ने कांपती आवाज में कहा। नागेश बार बार फोन मिलाता रहा, पर हर बार फोन स्विच ऑफ बता रहा था। अब और इंतजार नहीं, परवेश बोला। हम निकलते हैं। नागेश ने तुरंत एक टैक्सी मंगवाई। दोनों भाई दिल्ली की ओर बढ़ चले। कुछ ही किलोमीटर चले होंगे कि अचानक परवेश की आवाज कांप गई। सड़क के किनारे उनकी फॉर्च्यूनर खड़ी थी और उसके पास मालती की कुचली हुई लाश। नागेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। सब कुछ साफ था। मालती जब कार लेकर घर से निकली तब किसी ने उसे जबरन बाहर निकाला होगा और फिर उसी कार से उसे कुचल दिया होगा। आर्यन? नागेश की आवाज सिर्फ एक फुसफुसाहट थी। चारों ओर देखा, लेकिन आर्यन कहीं नहीं था। दोनों भाइयों का शक एक ही दिशा में गया, भोलेराम। परवेश ने दांत भींचते हुए कहा। वो दोनों सीधे भोलेराम की झोपड़ी पहुंचे। दरवाजा खुला था और अंदर आर्यन वही था, डरा हुआ, सहमा हुआ, शरीर पर हल्की फुल्के चोटों के निशान। नागेश की आंखें लाल हो गई। तूने मेरी पत्नी को मार डाला? वो गरजा। भोलेराम कुछ नहीं बोला। उसने बस आर्यन की ओर देखा और फिर जमीन की ओर। नहीं मार सका, भोलेराम बुदबुदाया। नहीं मार सका। बस इतना सुनना था कि नागेश पागल सा हो गया। वो भोलेराम पर टूट पड़ा, एक के बाद एक वार करता रहा। ये बदला है, ये बदला है, भोलेराम बस यही चीखता रहा। तभी आर्यन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। आर्यन! परवेश चीखा। दोनों भाई उसे उठाकर हवेली लौट आए। डॉक्टर को बुलाया गया। कुछ देर बाद डॉक्टर ने कहा, डरने की कोई बात नहीं, आपका बच्चा ठीक है, बस सदमे में है। नागेश ने राहत की सांस ली, पर वो राहत बहुत भारी थी। आर्यन को थोड़ी ही देर में होश आ गया। उसकी आंखें खुली तो सबसे पहले उसने अपने सामने नागेश को देखा। अगले ही पल वो उठकर अपने पिता से लिपट गया। नागेश का शरीर कांप रहा था। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, बस अपने बेटे को ऐसे मिल रहा था जैसे बहुत लंबे समय के बाद पहली बार उसे गले लगा रहा हो। आर्यन ने धीमे स्वर में कहा, पापा, आप इतना लेट क्यों आए? कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। मैंने तो नीतू को उठाकर बोल भी दिया था कि मम्मी मुझे दिल्ली ले जा रही है। ये सुनते ही नागेश, परवेश, आरती और नीतू चारों के चेहरों का रंग उड़ गया। क्या? आरती के मुंह से बस इतना ही निकला।
नीतू सक पकाकर बोली, मुझे तो ऐसा कुछ याद ही नहीं है। नागेश और परवेश ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या वो श्राप वाकई सच हो रहा था? नागेश ने आर्यन की ओर देखा। तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया बेटा? उसने कोशिश की कि आवाज सामान्य रहे, लेकिन वो कांप गई। आर्यन ने मासूमियत से जवाब दिया, मम्मी ने आपसे मिलने ही नहीं दिया। सब जैसे सांस लेना भूल गए। मम्मी ने कहा कि सिर्फ नीतू को ही बाय बोलने की इजाजत है। नीतू की आंखें फैल गई। नागेश के भीतर कुछ टूट सा गया। उसकी आंखों में अंगारे दौड़ गए। ये मालती नहीं थी, या मालती अकेली नहीं थी। उस रात जो आर्यन को दिल्ली ले जा रही थी, वो सिर्फ एक मां नहीं थी, और यही सच सबसे ज्यादा डरावना था। वो रात नागेश और परवेश के लिए सबसे भयावह रातों में से एक थी। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि भोलेराम ऐसा कुछ कर पाएगा। ये आर्यन पर दूसरा हमला था, और अब कोई भ्रम नहीं बचा था। ये सिर्फ एक संयोग नहीं था, ये एक सोचा समझा बदला था, और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। चैप्टर 6, परवेश पर हमला। इधर शमशान में नागेश कांपते हाथों से मालती की चिता को अग्नि दे रहा था, और उधर उसी समय भोलेराम के घर पर एक और आग सुलग रही थी। परवेश उसके सामने खड़ा था। उसके साथ 2 सिक्योरिटी गार्ड्स थे। आज तू भी मालती की चिता के साथ ही जलेगा बूढ़े, परवेश ने दांत भींचते हुए कहा। भोलेराम की आंखों में ना कोई डर था और ना ही कोई विनती। वो बस चीखा, क्या नीतू की जान तुझे प्यारी नहीं है? परवेश के होश उड़ गए। उसने झट से भोलेराम को एक जोरदार तमाचा मारा। अपनी बेटी को बचा परवेश, भोलेराम चिल्लाया। यहां वक्त बर्बाद मत कर। परवेश ने कांपते हाथों से तुरंत अपनी पत्नी आरती को फोन लगाया। नीतू कहाँ है? उसकी आवाज टूट रही थी। हवेली पर ही होगी, आरती बोली। मैं तो अभी शमशान में हूं। क्या तुमने उसे अकेले छोड़ दिया? हाँ, दोनों बच्चे हवेली पर ही हैं। परवेश ने बिना कुछ कहे फोन काट दिया। उसने भोलेराम को देखा। उसकी नजरों में खून उतर आया था। अगर नीतू को कुछ भी हुआ, वाक्य अधूरा रह गया था। भोलेराम खामोश रहा। परवेश और दोनों गार्ड्स तुरंत हवेली की ओर रवाना हो गए। वो दौड़ता हुआ सीधे नीतू के कमरे में पहुंचा। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, ऊपर से केरोसिन से भरा एक डिब्बा सीधे उसके सिर पर आ गिरा, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक जलती हुई माचिस उस पर फेंक दी गई। अगले ही पल परवेश आग की लपटों में घिर गया। वो चीखता हुआ कमरे से बाहर भागा। गार्ड्स घबरा गए। कोई पानी के लिए दौड़ा, कोई मदद के लिए चिल्लाया। उसी समय आर्यन और नीतू भी भागते हुए बाहर आ गए। पापा! नीतू की चीख पूरे आंगन में गूंज गई। आर्यन डर के मारे रोने लगा। कमरे में पानी का कनस्तर है, आर्यन ने चिल्लाकर कहा। जल्दी लाओ और चाचा पर डाल दो। गार्ड्स दौड़ते हुए कमरे में गए और कनस्तर उठा लाए। उन्होंने वो तरल परवेश पर उड़ेल दिया, लेकिन आग और भड़क उठी। एक पल के लिए सब स्तब्ध रह गए। आर्यन समझ ही नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है। नीतू ने उसे देखा और चीख पड़ी, ये क्या? उसी क्षण आर्यन का पैर फिसला और वो जलते हुए परवेश पर गिर पड़ा। एक और चीख। अब आर्यन भी आग की लपेट में था। गार्ड्स के चेहरे सफेद पड़ गए थे। दूसरा गार्ड तेजी से एक कंबल लाया और उसे आर्यन पर डाल दिया। किसी तरह आग बुझाई गई। आर्यन बुरी तरह झुलस चुका था। नीतू ये सब देखकर सन्न रह गई। परवेश अब भी तड़प रहा था। हवा में जली हुई त्वचा की भारी गंध फैल रही थी।
अफरा तफरी में किसी ने उस पर साधारण पानी डाला। धीरे धीरे आग शांत हुई, लेकिन तब तक परवेश करीब 70% तक झुलस चुका था और आर्यन लगभग 10%। दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। जब ये खबर नागेश और आरती तक पहुंची, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मालती की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी और नियति एक और कीमत वसूल कर चुकी थी। ये बदला अब किसी एक की कहानी नहीं रह गया था, ये अब पूरे परिवार का भाग्य बन चुका था। चैप्टर 7, अतीत की दस्तक। परवेश अस्पताल के आईसीयू में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। मॉनिटर की बिप बिप धीरे धीरे अनियमित होने लगी थी। उसने भारी पलकों से नागेश की ओर देखा। एक अंतिम अधूरा सा भाव, और फिर सब कुछ थम सा गया। डॉक्टर ने सिर झुका लिया। 2 दिन में 2 मौतें। नागेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। आरती का रो रो कर बुरा हाल था। नीतू उसे पकड़े चुपचाप कांप रही थी। डॉक्टर ने बताया कि आर्यन खतरे से बाहर है, लेकिन हमें उसे कम से कम 7 दिन निगरानी में रखना होगा। नागेश ने गहरी सांस ली। आरती, उसने भारी आवाज में कहा, तुम जाओ, परवेश के अंतिम संस्कार की सारी रस्में पूरी करो। मैं आर्यन के साथ यहीं रहूंगा। आरती कुछ बोल न सकी। वो नीतू को साथ लेकर रोती हुई बाहर चली गई। नागेश अस्पताल के गलियारे में अकेला बैठा रह गया। उसका यहाँ आना और पूरे परिवार को साथ लाना एक भयानक भूल थी, पर एक सवाल उसे भीतर से खाए जा रहा था कि भोले राम ये सब अकेले कैसे कर सकता था। वो 60 वर्ष का बूढ़ा, हवेली में घुसना, केरोसिन रखना, मालती को गाड़ी से कुचलना, रेस्टोरेंट, भालू, ये सब उसकी पहुंच से कहीं ज्यादा था। जरूर कोई और था, पर कौन? तभी आर्यन ने धीरे से हाथ उठाया। नागेश ने देखा और तुरंत उसके पास पहुंच गया। पापा, आर्यन रो पड़ा। नागेश ने उसे सहलाया। कुछ नहीं बेटा, गार्ड्स ने बताया कि तुमने बहुत हिम्मत दिखाई। कुछ देर में आर्यन शांत हुआ। फिर उसने धीरे धीरे कहना शुरू किया, पापा, मुझे भी समझ नहीं आया, चाचू पर केरोसिन कैसे गिर गया। नागेश सतर्क हो गया था। क्या मतलब? मैं और नीतू बस माचिस से खेल रहे थे, आर्यन ने मासूमियत से कहा। माचिस? नागेश चौंका। हाँ पापा, नीतू ने कहा कि मैं उसे माचिस जलाना सिखाऊं। नागेश का मन अजीब सा हो गया। फिर क्या हुआ बेटा? मैंने जैसे ही माचिस जलाई और फेंकी, उसी वक्त परवेश चाचू कमरे में आए और ऊपर से केरोसिन का डिब्बा उन पर गिर गया। नागेश को गार्ड्स की बात याद आई। और तुमने कहा था अंदर पानी का कनस्तर है। हाँ पापा, लेकिन मुझे नहीं पता उसमें केरोसिन कैसे आ गया। मैंने और नीतू ने पहले देखा था, उसमें पानी ही था। नागेश गहरी सोच में डूब गया। उसने आर्यन का माथा चूमा। तुम आराम करो बेटा, मैं यही हूं, अब तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा। आर्यन लेट गया। नागेश उसके पास बैठा रहा। उसके दिमाग में घटनाएं एक एक करके जुड़ने लगी। रेस्टोरेंट पर भालू का हमला, भोलेराम का अचानक हवेली में आना, 15 साल पुराना वो वीडियो जो आर्यन और नीतू को दिखाया गया, फिर मालती की मौत और अब परवेश की भी। सब कुछ एक बदले की कहानी जैसा लग रहा था। भोलेराम बदला ले रहा था, लेकिन वो अकेला नहीं। नागेश की आंखें अचानक ठिठक गई। एक सवाल उसके भीतर काटने लगा। हर बार नीतू ही क्यों? भालू के समय वो आर्यन के साथ थी। जब आर्यन दिल्ली जा रहा था तो आर्यन ने नीतू को उठाकर बताया था, और अब माचिस से खेलने की जिद।
वो सिर्फ 11 साल की बच्ची थी, लेकिन हर घटना में वो मौजूद थी। नागेश का दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसके दिमाग में अजीबोगरीब डरावने ख्याल उमड़ने लगे। एक बात अब साफ थी कि उसे यहाँ और एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। उसे अब तुरंत दिल्ली लौटना होगा, क्योंकि भैरवपुर में सिर्फ अतीत नहीं था, यहाँ कुछ और भी जाग चुका था। चैप्टर 8 आर या पार। नागेश आरती के कमरे में खड़ा था। आरती फूट फूट कर रो रही थी, ऐसा रोना जिसमें आवाज से ज्यादा टूटन होती है। कमरे में मालती और आरती दोनों के माता पिता, रिश्तेदार और परिवार के अन्य लोग इकट्ठा हो चुके थे। हवेली का हर कोना शोक से भारी था। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। एक पुलिस इंस्पेक्टर अंदर आया। नागेश जी, उसने औपचारिक स्वर में कहा, हमें आपका बयान चाहिए। नागेश ने धीरे से उसकी ओर देखा। किस बारे में? उसकी आवाज में छिपा हुआ गुस्सा था। सर, आपकी पत्नी की मौत एक सड़क दुर्घटना में हुई, लेकिन आपने पुलिस को सूचना दिए बिना ही अंतिम संस्कार कर दिया। नागेश का चेहरा कठोर हो गया। तो अब क्या मैं हर सांस लेने से पहले तुमसे पूछूं? वो लगभग गरजा। इंस्पेक्टर ने हिम्मत जुटाई। सर, आपके भाई की मौत भी संदिग्ध परिस्थितियों में हुई। चुप कर। नागेश की आवाज तेज हो गई। और यहां से निकल। सर, इंस्पेक्टर कुछ कहना चाहता था। नागेश एक कदम आगे बढ़ा। शायद तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूं। इंस्पेक्टर खामोश हो गया। नागेश ने कमरे में मौजूद लोगों की ओर एक नजर डाली और फिर धीरे से पर साफ शब्दों में बोला, मेरे परिवार में मौतें हुई हैं और अब अगर बदला होगा तो वो मेरा होगा। उसने इंस्पेक्टर की आंखों में सीधे देखा। भैरवपुर में आज भी मेरे नाम का ही सिक्का चलता है। इंस्पेक्टर अब भी चुप था। अगर दिखाना है, नागेश ने ठंडे स्वर में कहा, तो दोनों मौतों को नेचुरल या एक्सीडेंटल दिखा दो। कुछ पल की चुप्पी के बाद इंस्पेक्टर ने सिर हिला दिया। वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उस दिन के बाद पुलिस रिकॉर्ड में दोनों मौतें दुर्घटनावश दर्ज कर दी गई। लेकिन नागेश जानता था कि ये सच नहीं था। उसे पूरा यकीन था कि इन सब के पीछे भोले राम था। पर एक बात और भी थी, भोले राम अकेला ये सब नहीं कर सकता था। कहीं ना कहीं कोई और था जो पर्दे के पीछे से डोरियां खींच रहा था, और जब तक वो चेहरा सामने नहीं आता तब तक बदला अधूरा था। नागेश फिर आरती के पास आया। आरती, उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, तुम और नीतू अभी इन लोगों के साथ यहां से चली जाओ। आरती ने आंसू भरी आंखों से पूछा, और आप? मैं यहीं रुकूंगा। डॉक्टर ने आर्यन को 7 दिन के ऑब्जर्वेशन पर रखा है। आरती ने धीरे से सिर हिला दिया। नागेश की नजर अनायास नीतू पर चली गई। वो बहुत ज्यादा सहमी हुई थी। एक पल के लिए नागेश के मन में कई सवाल उठे, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। मैं क्या फालतू की बातें सोच रहा हूं, उसने मन ही मन कहा। नीतू तो बस एक बच्ची है। फिर भी उस 16 वर्ष की लड़की का चेहरा उसके जहन में उभर आया। वो लड़की जो अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उसकी आंखें, वो आंखें आज भी नागेश को याद थी। उनमें डर नहीं था, उनमें एक अलग ही आग थी। ऐसी आग जो देर से सही लेकिन सब कुछ जला देने की ताकत रखती थी। और नागेश को पहली बार एहसास हुआ कि शायद ये कहानी अब भी खत्म नहीं हुई थी। चैप्टर 9
आखिरी शिकार। आरती, नीतू और बाकी सभी लोग जा चुके थे। अस्पताल के उस कमरे में अब सिर्फ नागेश और आर्यन थे। मशीनों की धीमी बीप के बीच नागेश की सोच 15 वर्ष पीछे चली गई। वो रात जब वो 16 वर्षीय लड़की को जबरदस्ती उठाकर अपनी हवेली में लाया था। उसकी पत्नी मालती, जिससे उसकी शादी महज 1 महीना पहले ही हुई थी, खामोश रही थी। ना कोई सवाल, ना कोई विरोध। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई थी। परवेश तब कुंवारा था। अगर उस लड़की की आत्मा या उसका श्राप वाकई कोई सच था, तो बदला नागेश और परवेश से लिया जाना चाहिए था, और मालती से भी, क्योंकि उसने भी उस अन्याय को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया था। तो फिर अब तक सबका हिसाब पूरा हो चुका था। इसका अर्थ साफ था, अगला और अंतिम शिकार अब मैं ही था। लेकिन एक सवाल उसे भीतर से तोड़ रहा था। आखिर आर्यन क्यों? वो बच्चा उस समय पैदा भी नहीं हुआ था। फिर उसे इस पीड़ा में क्यों झुलसाया गया? नागेश इन सवालों में डूबा हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला कि आर्यन कब से उसे देख रहा था। क्या हुआ पापा? आर्यन ने धीमे से पूछा। कुछ नहीं बेटा, आप मम्मी के बारे में सोच रहे हो, है ना? नागेश ठिठक गया। नहीं बेटा, मैं तो। आर्यन ने उसकी बात काट दी। मम्मी हमें दिल्ली नहीं ले जाना चाहती थी। क्या? नागेश चौंक गया। हाँ पापा, मैं डर गया था, इसलिए मैं दिल्ली जाना चाहता था। तो मुझे बता देता बेटा, हम सब चलते। नहीं पापा, मैं मम्मी के साथ अकेले जाना चाहता था। पर क्यों बेटा? मैंने ही मम्मी से कहा था कि मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो हम दिल्ली चलते हैं, बाकी लोग बाद में आ जाएंगे। आर्यन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। नागेश को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या सुन रहा है। कोई बात नहीं बेटा, उसने खुद को संभालते हुए कहा। लेकिन वो एक्सीडेंट कैसे हुआ? आर्यन ने धीरे से कहा। भोले राम, आप जानते हो ना पापा? हाँ बेटा, वो वहां आया था, मुझे शक था। नहीं पापा, वो वहां नहीं आया था। नागेश के दिल की धड़कन तेज हो गई। तो फिर कौन था? आर्यन ने नागेश की आंखों में सीधे देखा। आप मुझे भोलेराम के घर ले चलो पापा, वहां मैं आपको पूरा सच बता दूंगा। नागेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बेटा, खुलकर बोलो, डरो मत। नहीं पापा, आर्यन ने जिद की। चलो ना प्लीज। नागेश एक शातिर और अनुभवी आदमी था, लेकिन उसका 13 साल का बेटा क्या कह रहा था ये उसकी समझ से परे था। कुछ सोचकर उसने हामी भर दी। वो आर्यन को अपनी कार में बैठाकर हवेली की ओर ले गया। पापा, हम हवेली क्यों आए हैं? बेटा, मैं अपने साथ बंदूक ले लूं, पता नहीं भोलेराम के घर पर क्या हालात हो। ठीक है पापा। नागेश ने जल्दी से बंदूक और कुछ गोलियां उठाई, फिर अपने बेटे के साथ भोलेराम के घर की ओर बढ़ गया। आर्यन के शरीर पर जलने के निशान थे, लेकिन अब वो काफी संभल चुका था। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। कुछ ही क्षणों में दरवाजा खुल गया। भोलेराम सामने खड़ा था। नागेश और आर्यन को देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून उतर आया। वो धीमे से बोला, आप आ गए मेरी बेटी को लौटाने के लिए? मुझे पता था आप आएंगे। उसकी आंखों में यकीन था। पागल बूढ़े, नागेश गर्जा, क्या बक रहा है? मैं तुझे यहां मारने आया हूं। पापा, आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा। अंदर चलिए। आर्यन नागेश को अंदर ले गया। भोलेराम ने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। उसी पल नागेश के भीतर कुछ सिहर उठा। वो जानता था कि 60 साल का निहत्था बूढ़ा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। उसके पास बंदूक थी, फिर भी उसे साफ महसूस हो रहा था कि वो किसी जाल में फंस चुका था, और ये चाल किसी बूढ़े की नहीं लग रही थी।
ये खेल कहीं ज्यादा गहरा और खतरनाक था और शायद अब लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। चैप्टर 10 अंतिम मिलन। भोलेराम चुपचाप नागेश को देख रहा था। उसके चेहरे पर ना भय था ना घबराहट, जैसे वो बहुत पहले से ही इस क्षण का इंतजार कर रहा हो। आर्यन उसके पास खड़ा था, पर वो 13 साल का बच्चा नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे उम्र उस तक पहुंची ही ना हो, या शायद वो उम्र से बहुत आगे निकल चुका हो। पापा, आर्यन ने शांति से कहा, आपने गरुड़ पुराण पढ़ा है? नागेश चौंक गया। ये क्या बकवास है आर्यन? उसकी आवाज अब कांपने लगी थी, लेकिन आर्यन बिना रुके बोलता रहा। गरुड़ पुराण में कहा गया है, आत्मा अपने कर्मों से अगला जीवन तय करती है। कर्म उसे वहां ले जाते हैं जहां उसका हिसाब अधूरा रह गया हो। नागेश झट से खड़ा हो गया। हमें यहां से चलना चाहिए बेटा। अब नहीं, आर्यन ने बहुत संयत स्वर में उत्तर दिया। आप अब नहीं जा सकते नागेश। नागेश के होश उड़ गए। आर्यन! वो चीखा। आर्यन ने उसे देखा और उसी क्षण नागेश की सांस अटक गई। वही आंखें, वही दृष्टि, वही नजर, बिल्कुल वैसी ही जैसी 15 साल पहले उस 16 वर्षीय लड़की की थी। तुमने अपना वादा नहीं निभाया नागेश, आर्यन बोला। तुमने मेरे पिता को मुझे लौटाने का वादा किया था। उसने एक पल रुककर कहा, पर मैंने खुद से वादा किया था कि तुम सबकी मौत के बाद मैं अपने पिता के पास लौटूंगी। नागेश का शरीर सुन्न पड़ गया था। उसके हाथ में बंदूक थी, पर उंगली जमी हुई थी। मैं सही समय का इंतजार कर रहा था, आर्यन बोला। बचपन से मुझे पता था कि मुझे तुम्हें, मालती को और परवेश को मारना है। नागेश सब सुन रहा था, लेकिन वहां से भाग नहीं पा रहा था, जैसे उसके पैरों ने आज्ञा मानने से इनकार कर दिया हो। रेस्टोरेंट वाला दिन, आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। पेट दर्द का बहाना मैंने ही बनाया था। मुझे पता था कि उस जगह के पास जंगली भालू रहते हैं। उसकी आवाज ठंडी थी। भैरवपुर में तुम्हारा सिक्का चलता है, पर तुम्हें अपने ही गांव का कुछ पता नहीं। नागेश का सर घूमने लगा। मैं चाहता तो नीतू को भी मरवा सकता था, लेकिन मैं निर्दोषों को नहीं मारता। मेरा लक्ष्य परवेश था, जो उस दिन बच गया। नागेश किसी तरह बोला। और मालती? आर्यन ने सीधे उसकी आंखों में देखा। वो समझती रही कि मेरे पिता ने मुझे वीडियो दिखाया। उसने सिर हिलाया। नहीं, वो वीडियो मैं खुद देखता था, ताकि मुझे याद रहे कि मुझे किससे बदला लेना है। भोलेराम अब भी चुप खड़ा था। जब मेरे पिता को पता चला कि तुम वापस आए हो, तो वो तुमसे अपनी बेटी को मांगने आए थे। मैंने ही हवेली का दरवाजा खोला था। मैंने ही उन्हें यकीन दिलाया था कि उनकी बेटी वापस आएगी। नागेश की आंखों में अब सिर्फ डर था। और मालती? वो बुदबुदाया। मैंने ही उसे दिल्ली जाने को कहा था, और उसने मेरी एक्टिंग पर भरोसा कर लिया। नागेश सब देख रहा था, जैसे एक डरावनी फिल्म उसके सामने चल रही हो। परवेश? उसने कहा। वो गुस्से में कमरे में आया। आर्यन ने शांत स्वर में कहा, और मैं पहले से तैयार था। नागेश ने आखिरी सवाल किया, तुम खुद झुलसे क्यों? आर्यन ने धीरे से उत्तर दिया, वरना आप यहां कैसे आते नागेश? नागेश ने बंदूक उठाई। ठीक है, वो कांपती आवाज में बोला, तो फिर एक और जन्म लेना और फिर मुझे मारना। उसी क्षण एक तेज आघात, इससे पहले नागेश कुछ भी कर पाता, एक कुल्हाड़ी का वार हुआ और उसका हाथ कट गया। नागेश की बंदूक हाथ से छूट गई थी
और वहां खून ही खून हो गया था। भोलेराम की आवाज गूंजी, ये काम मुझे 15 साल पहले ही करना चाहिए था। आर्यन उसके पास गया। हाँ पिताजी, उस दिन इन्हें भगा देना चाहिए था। नागेश घुटनों पर ढह गया। मुझे माफ कर दो, उसने गिड़गिड़ा कर कहा। आर्यन उसके सामने झुका। नहीं नागेश, अब हिसाब पूरा होगा। भोलेराम ने फिर एक अंतिम वार किया और नागेश की गर्दन काट डाली। पूरा घर लहूलुहान हो गया। कमरे में अचानक खामोशी छा गई। कुछ ही क्षणों बाद सब कुछ थम सा गया। नागेश की कहानी यहीं खत्म हो गई थी। आर्यन भोलेराम से लिपट गया। पापा! भोलेराम की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे नहीं पता था बेटा, मैं तुझे कैसे धन्यवाद दूं, लेकिन मुझे तुम पर गर्व है। आर्यन ने उसे और कस कर गले लगा लिया। भैरवपुर की रात खामोश थी, लेकिन 15 साल पुराना हिसाब आखिरकार अब पूरा हो चुका था। पुलिस ने भोलेराम को गिरफ्तार कर लिया था। उस पर आर्यन के अपहरण और नागेश की हत्या दोनों के आरोप लगाए गए। कानून ने अपना काम शुरू कर दिया था। आर्यन को तुरंत अस्पताल भेज दिया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज हुआ। उस रात के बाद भैरवपुर में सब कुछ अचानक खामोश हो गया था। आरती ने हवेली बेच दी थी। वो हवेली जो कभी सत्ता, अहंकार और अपराध की गवाह रही थी, अब उसके लिए सिर्फ एक बोझ थी। आरती आर्यन और नीतू को लेकर दिल्ली चली गई। वहां फिर से एक नई शुरुआत हुई। ना कोई हवेली, ना कोई डर, ना कोई अतीत। आरती ने दोनों बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, सिर्फ किताबों की ही नहीं, बल्कि संवेदनशीलता, सही गलत की समझ और मानवता की अच्छी सीख। समय बीतता गया। आर्यन और नीतू बड़े हुए। वे अच्छे नागरिक बने, कानून का सम्मान करने वाले और दूसरों के दर्द को समझने वाले। भैरवपुर की वो काली रात धीरे धीरे स्मृतियों के सबसे दूर कोने में दफन हो गई थी। कभी कभी कोई सपना या कोई अनजानी घबराहट जरूर आती थी, लेकिन वो अतीत अब उनकी पहचान नहीं था। जीवन आगे बढ़ चुका था और शायद यही सबसे बड़ा न्याय था कि अंधेरे के बाद उन्होंने रोशनी को चुना। भैरवपुर पीछे छूट गया, हमेशा के लिए। आशा करती हूँ कि आपको ये थ्रिलर हॉरर कहानी, जो वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है, पसंद आई होगी। अगर इस कहानी को लेकर आपके कोई सुझाव हो या आप ऐसी ही किसी और कहानी को सुनना चाहते हो, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप चाहें तो मुझसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। वहां मैं ऐसी ही कहानियों और उनके अपडेट्स साझा करती रहती हूँ। बहुत जल्द मैं एक और रोमांचक और रहस्यमय कहानी लेकर फिर से आपके सामने उपस्थित होंगी। और हाँ, अगर आपको सुपर हीरोज में रुचि है तो ऋतुघ्न सीरीज को जरूर सुनिएगा, क्योंकि जल्द ही उस कहानी को लेकर मैं आपके सामने आ रही हूँ। ये एक ऐसी सुपर हीरो की कहानी है जो आपको रोमांचित भी करेगी और जिसके ट्विस्ट और थ्रिलर आपको हैरान कर देंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर and all the best, and please do subscribe my channel. Thank you.